नमस्कार दोस्तों। हाल ही में रूस ने भारत को पांचवी पीढ़ी के यानी जो फिफ्थ जनरेशन के जो फाइटर जेट हैं उन्हें डिलीवर करने के लिए कहा है। यानी अगर भारत सहमति देता है तो भारत को रूस जल्द ही पांचवी पीढ़ी के 8 से 10 जो फाइटर जेट हैं उनकी डिलीवरी कर देगा। और इतना ही नहीं, इनके साथ ही साथ रूस भारत को उसकी जो एयर टू एयर जो मिसाइल हैं जिनका वो इस्तेमाल करता है उन मिसाइलों को भी देने को तैयार है। ये एक ऑफर है जो रूस की तरफ से भारत को मिला है। और ये काफ़ी ज़्यादा खबरों में भी चल रहा है वर्तमान में कि भारत को 10 सुकोई 57 स्टील जो फाइटर जेट है वो तुरंत देने को तैयार है रूस। और भारत को बड़ा ऑफर, क्या प्रधानमंत्री मोदी हैं वो इसको लेकर मानेंगे या नहीं मानेंगे, तो ये काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है कि आखिरकार रूस इतने बड़े ऑफर लेके आ रहा है। और भारत इस प्रकार के अगर ऑफर को मानता है तो भारत को वर्तमान में बहुत ही बड़ा फायदा होने वाला है। चलिए इसके पीछे क्या इतिहास रहा है उन सब के बारे में विस्तार से समझेंगे कि आखिरकार भारत को कितने देशों के द्वारा पांचवी पीढ़ी के फाइटर जेट डिलीवर करने के लिए ऑफर मिले हैं। और इसके साथ ये भी समझेंगे कि भारत रूस के पांचवी पीढ़ी के फाइटर जेट बनाने का इनका जो संयुक्त प्रोग्राम था उस प्रोग्राम को भारत के द्वारा क्यों छोड़ा गया था। चलिए डिटेल से समझ लेते हैं। सबसे पहले ये बात करें कि आखिरकार ये खबरों में भी क्यों है। तो रूस ने भारत को पांचवी पीढ़ी का लड़ाकू विमान यानी सुकोई 57 SU-57 जो देने का प्रस्ताव दिया है। साथ ही लंबी दूरी की R-77 BVR यानी बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल का भी ऑफर है। सूत्रों के अनुसार शुरुआत में करीब 8 से 10 मिसाइल यानी आधा स्क्वाड्रन ट्रांसफर हो सकते हैं। और अभी तक भारत सरकार ने इस पर कोई अंतिम फैसला नहीं लिया है। इसके साथ ही भारतीय वायुसेना के पास फिलहाल जरूरत से काफी कम फाइटर स्क्वाड्रन है, इसलिए यह ऑफर फायदेमंद हो सकता है। लेकिन रूसी विमान खरीदने के साथ रखरखाव भू राजनीतिक स्तर पर दिक्कतें जुड़ी हैं। यानी जिस प्रकार से रूस के द्वारा ये ऑफर दिया गया है और लंबी दूरी की मिसाइल दी गई है, तो यह भारत के लिए वर्तमान की स्थिति के अनुसार बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। और अगर भारत लेता है तो भारत की जो स्क्वाड्रन है जो वर्तमान में तैनात है उन स्क्वाड्रन में वृद्धि ही होगी। लेकिन अगर भारत इन्हें खरीदता है रूस से, तो यहाँ पर पहली बात तो रूस के विमान खरीदने के बाद इनके रखरखाव जो है काफी ज्यादा कॉस्टली होगा। और इसके साथ ही भू राजनीतिक स्तर पर भी भारत को जियोपॉलिटिकल टेंशन है वो भारत को देखने को मिल सकती हैं। इसके साथ ही रूस का सुकोई 57 का प्रस्ताव क्या है, इसकी बात करें कि रूस ने SU-57 को लेकर के क्या प्रस्ताव दिया है। तो रूस ने भारत को अपना सबसे एडवांस और पांचवी पीढ़ी का फाइटर जेट सुकोई 57 ऑफर किया है। अगर डील होती है तो शुरुआत में 8 से 10 विमान यानी करीब आधा स्क्वाड्रन मिल सकते हैं। विमान को हासिल करने के स्पष्ट फायदे हैं, लेकिन लंबी अवधि में कुछ दिक्कतें भी यहाँ पर सामने आ सकती हैं। भारत और रूस ने 2007 में मिलकर पांचवी पीढ़ी का फाइटर जेट बनाने का प्रोग्राम शुरू किया था जिसे FGFA नाम दिया गया था। लेकिन लागत और तकनीक हस्तांतरण और अन्य जो वजह थी उन वजहों के कारण भारत ने इसे साल 2018 में इस प्रोग्राम को छोड़ दिया था, भारत इससे बाहर निकल गया था। और अभी तक भारत सरकार ने इस प्रस्ताव पर कोई अंतिम फैसला नहीं लिया है। यानी रूस के द्वारा ये जो ऑफर दिया गया है, जो प्रस्ताव दिया गया है, उस प्रस्ताव पर भारत के द्वारा अभी तक कोई भी यहाँ पर अंतिम फैसला नहीं सुनाया है। इसके साथ ही रूस की R-77M जो मिसाइल है उसकी बात करें कि उसकी आखिरकार खासियत क्या है। तो हवाई युद्ध में लंबी दूरी की मिसाइल का बहुत महत्व होता है, जैसा ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत पाकिस्तान की 4 दिन की लड़ाई में देखा गया था। रिपोर्ट के अनुसार R-77M मिसाइल की रेंज करीब 200 किलोमीटर तक हो सकती है। अगर सुकोई 57 के साथ यह मिसाइल भारत को मिलती है तो यह एक बड़ा सामरिक फायदा हो सकता है। इसके साथ ही पाकिस्तान के साथ पास पहले से ही चीन की लंबी दूरी की PL-15 एयर टू एयर मिसाइल है। और पाकिस्तान चीन से J-53 यानी J-35 खरीदने पर बातचीत कर रहा है। और इसके साथ ही लंबी दूरी की PL-17 जो मिसाइल है उसे भी यहाँ पर बातचीत चल रही है। तो अगर भारत यहाँ पर इस मिसाइल को लेता है
यानी अगर फाइटर जेट को लेता है तो भारत को ये मिसाइल भी मिल जाएगी। और इससे कहीं कि भारत अपने जो पड़ोसी देश है, सबसे ज्यादा पाकिस्तान समस्याएं पैदा करता रहता है, तो पाकिस्तान को काउंटर करने में भारत इस मिसाइल का इस्तेमाल कर सकता है, जो भारत के लिए एक बहुत बड़ा सामरिक रूप से फायदा होगा। अगर इसके अलावा यहाँ पर भारतीय वायुसेना की मौजूदा स्थिति की बात करें तो आईएएफ के पास फिलहाल करीब 30 स्क्वाड्रॉन है, जिसमें राफेल की 2 स्क्वाड्रॉन शामिल है। सुकोई 30 MKI जो भारत में बनता है, और इसके साथ मिराज 2000 वायुसेना की मुख्य ताकत है। इसके अलावा पुराने हो चुके रूसी मिग 29 और एंग्लो फ्रेंच जैगुआर विमान भी इस भीड़ में शामिल है, जो 1980 के के दशक से आखिर में शुरू हुए थे। यानी 1980 का जो दशक था उसके एंड में जाकर के ये जो विमान थे वो शुरू हुए थे। अब आदर्श स्थिति में आईएएफ के पास करीब 40 स्क्वाड्रॉन होने चाहिए। आधिकारिक तौर पर स्वीकृत जो संख्या है वो 42 की है, लेकिन अब यह लक्ष्य अभी पूरा नहीं हो पाया है। इस बीच चीन और पाकिस्तान दोनों ने अपनी वायुसेना को तेजी से आधुनिक बनाया है, जो भारत के लिए चिंता की बात है। यानी भारत की सेना के पास जो इंडियन एयरफोर्स है आईएएफ, उसके पास 40 स्क्वाड्रॉन होने चाहिए, जो नहीं है। उसके पास मात्र 30 ही स्क्वाड्रॉन अभी वर्तमान में मौजूद है, जबकि इनकी स्वीकृत जो संख्या है वो 42 है। यानी 12 स्क्वाड्रॉन की कमी भारत के पास है। लेकिन भारत के पड़ोसी देश हैं वो लगातार अपनी वायुसेना को आधुनिक बना रहे हैं, और पड़ोसी देश अपनी वायुसेना को आधुनिक बना रहे हैं, तो भारत के लिए बहुत ही ज्यादा चिंताजनक विषय है। और भारत फ्रांस के साथ 114 और राफेल विमानों को लेकर बातचीत कर रहा है, हालांकि अभी तक कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं हुआ है। इसके साथ ही तेजस मार्क 1A और आधुनिकीकरण की चुनौतियों की बात करें तो आईएएफ को स्वदेशी तेजस मार्क 1A के 180 विमान मिलने हैं, जो ज्यादातर भारत में बनाए जा रहे हैं। लेकिन अमेरिकी GE-404 इंजन की सप्लाई अभी शुरू हुई है, जिससे डिलीवरी में देरी हो रही है। तेजस मार्क 1A को भी राफेल की तरह 4.5 यानी 5.5वीं पीढ़ी का विमान माना जाता है। राफेल फिलहाल आईएएफ के पास मौजूद 4.5वीं पीढ़ी का विमान है, जो स्क्वाड्रॉन के रूप में है। 5वीं पीढ़ी के गिने चुने विमानों में अमेरिका का F-35, F-35, चीन का चेंगदू J-20 और रूस का सुकोई यानी Su-57 इसमें शामिल है। यानी गिने चुने विमान है 5वीं पीढ़ी के। इसमें अमेरिका के पास F-35 है, चीन के पास चेंगदू J-20 है, और रूस के पास सुकोई 57 है। भारत का अपना स्वदेशी 5वीं पीढ़ी का विमान है AMCA, वो भी विकास के चरण में है, और जिसकी पूरी जानकारी आगे दी गई है। यानी अभी भारत का जो 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट है वो विकास के चरण में है, और यहाँ पर बताया जा रहा है कि साल 2035 तक भारत का जो फाइटर जेट है 5वीं पीढ़ी का वो बन करके तैयार हो जाएगा। इसके साथ ही रूसी विमान खरीदने में क्या क्या यहाँ पर दिक्कतें आ सकती हैं, तो रूसी लड़ाकू विमानों का रखरखाव लंबे समय में महंगा और मुश्किल माना जाता रहा है, और यही वजह है कि राफेल के आने से पहले आईएएफ पश्चिमी विमानों को प्राथमिकता देती दिखी है। आखिरकार राफेल और यूरोफाइटर यहाँ पर ब्रिटेन, जर्मनी, इटली, स्पेन का साझा विमान के बीच सीधी टक्कर हुई है, जिसमें राफेल को चुना गया है। और यहाँ पर भारत रूस से तेल खरीदने को लेकर पहले भी अमेरिका सहित पश्चिमी देशों के दबाव में आ चुका है, और ऐसे में रूस से बड़ा फाइटर डील करना भारत के लिए राजनीतिक रूप से जोखिम भरा हो सकता है। करीब 1 साल से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी भारत को, 1 साल पहले भी जो डोनाल्ड ट्रंप है उसने भारत को F-35 विमान का ऑफर किया था, लेकिन भारत ने उसमें कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई कि भारत इस विमान को खरीदना भी चाहता है या नहीं चाहता। इसको लेकर कोई यहाँ पर भारत के द्वारा दिलचस्पी नहीं दिखाई गई। तो यहाँ पर एक चीज देखने को मिल रही है स्पष्ट रूप से कि भारत है वो पश्चिमी देशों के दबाव में लगातार आता हुआ जा रहा है, और इसी वजह से वो ज्यादातर रूस की तरफ से
ज़्यादातर जो रूस की प्रोडक्ट हैं और रूसी जो फाइटर जेट हैं, रूसी इक्विपमेंट है, वो नहीं खरीद पा रहा है। इसके पीछे डोनाल्ड ट्रंप एक बहुत बड़ा रीज़न है। उसके द्वारा हाल ही में भारत पर 100% तक यहाँ पर टैरिफ लगा दिया है। तो ये अपने आप में बहुत बड़े जियोपॉलिटिकल फैक्टर हैं जो यहाँ पर प्रभावित करते रहते हैं। इसके साथ ही कितने देशों ने 5वीं पीढ़ी के विमान और तकनीक का प्रस्ताव अभी तक भारत को दिया है? इसकी बात करें तो अब तक सिर्फ 2 देश यानी रूस और अमेरिका ने भारत को सीधे तौर पर 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान देने और साथ ही मिलकर बनाने का ठोस प्रस्ताव दिया है। यानी रूस ने भी कहा है कि वो 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट भारत को देगा और दोनों देश साथ मिलकर बना सकते हैं, और यही सेम बात अमेरिका ने भी कही थी। इसके साथ ही रूस पहली बार 2007 से 2018 के बीच यहाँ पर इस प्रकार की बात कह चुका है। भारत और रूस ने मिलकर 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट बनाने के लिए FGFA नामक एक साझा कार्यक्रम शुरू किया था, लेकिन लागत और तकनीकी हस्तांतरण के मुद्दों पर भारत इसमें से साल 2018 में निकल गया था। यानी भारत ने इस प्रोग्राम को साल 2018 में छोड़ दिया था। यहाँ पर कुछ दिक्कत थी लागत की और कुछ दिक्कत तकनीक हस्तांतरण को लेकर के थी, जिन बातों को लेकर भारत और रूस के बीच बात नहीं बनी। फिर उसके बाद दूसरी बार साल 2026 में अब रूस ने Su-57 को लेकर एक नया प्रस्ताव दिया है, जिसमें तकनीक हस्तांतरण और भारत में संयुक्त उत्पादन का भी वादा किया है। यानी यहाँ पर रूस ने कहा है कि अगर भारत इस ऑफर को स्वीकार करता है तो 100% इसका प्रोडक्शन है वो भारत में किया जाएगा, यानी भारत के साथ मिलकर इसका संयुक्त रूप से उत्पादन किया जाएगा। इसके साथ ही अमेरिका की बात करें तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने करीब 1 साल पहले F-35 फाइटर जेट जो स्टेल्थ फाइटर जेट है उसे खरीदने का प्रस्ताव दिया था, लेकिन भारत ने इसमें दिलचस्पी नहीं दिखाई। इसके बाद चीन है। चीन का J-20 है, अपने आप में 5वीं पीढ़ी का विमान है, लेकिन उसने भारत को ऑफर नहीं दिया है, बल्कि चीन अपने दूसरे स्टील्थ विमान J-35 को पाकिस्तान को देने पर बातचीत कर रहा है, जिससे भारत के प्रतिद्वंदी को यहाँ पर क्षमता मिल सकती है। इसके साथ ही फ्रांस राफेल अब भी 4.5 जो है पीढ़ी का विमान माना जाता है, इसीलिए फ्रांस ने अब तक भारत को यहाँ पर किसी भी 5वीं पीढ़ी के विमान का प्रस्ताव नहीं दिया है। यानी भारत के पास फ्रांस की तरफ से जो विमान खरीद रहा है, भारत राफेल खरीद रहा है जो 4.5वीं पीढ़ी का है, और अभी तक चीन और फ्रांस ने भारत को 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट को लेकर के कोई प्रस्ताव नहीं दिया है। हालांकि 6वीं पीढ़ी का जो फाइटर जेट है उसको लेकर फ्रांस के बीच बातचीत अभी भी शुरू हो चुकी है। यानी जो 6वीं पीढ़ी का फाइटर जेट है उसे बनाने के लिए फ्रांस और भारत के बीच बातचीत चल रही है, लेकिन यहाँ पर अमेरिका के राष्ट्रपति के द्वारा जो बात कही गई थी उस पर भारत जो है राजी नहीं हुआ और भारत ने उसमें कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। F-35 जो विमान है फाइटर जेट है दोस्तों, ये वही फाइटर जेट है जिसे केरल के बीच पर आकर के इसमें कोई तकनीकी खराबी आ गई थी और उसके बाद ये उसी जगह पर खड़ा रहा, और जब केरल पर्यटन के द्वारा इसका मजाक बनाया गया था तो फिर अमेरिका खुद इसे ले गया था। इवन भारत के द्वारा इसे हैंगर में ले जाने की बात भी कही गई थी कि बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, इसका कोई कंपोनेंट खराब ना हो जाए तो इसे हैंगर में ले जाकर खड़ा कर दिया जाए, लेकिन यहाँ पर अमेरिका के द्वारा स्पष्ट मना कर दिया कि उनका विमान जहाँ पर खड़ा है वहीं पर खड़ा रहने दो, उसके साथ कोई छेड़छाड़ मत करो। एंड इसके अलावा भारत की 6वीं पीढ़ी की फाइटर जेट को लेकर क्या स्थिति है, भारत 6वीं पीढ़ी का फाइटर जेट बना रहा है या नहीं बना रहा है उसकी बात करें तो भारत सरकार ने संसद की यहाँ से रक्षा से जुड़ी एक स्थायी समिति को 7 अगस्त 2026 को एक रिपोर्ट में बताया कि उसने फ्रांस के नेतृत्व वाले 6वीं पीढ़ी के फाइटर प्रोग्राम फ्यूचर कॉम्बैट एयर सिस्टम FCAS में शामिल होने की दिशा में ठोस कोशिशें शुरू कर दी हैं। यानी भारत सरकार ने संसद की रक्षा से जुड़ी एक समिति ने यहाँ पर 7 अगस्त को एक रिपोर्ट में बताया था कि भारत 6वीं पीढ़ी के फाइटर जेट को लेकर के फ्रांस के साथ यहाँ पर बातचीत शुरू कर दी है
और भविष्य में भारत इस प्रोजेक्ट के साथ जुड़ करके अपना 6वीं पीढ़ी का फाइटर जेट बनाएगा। ऐसे पहले भारत के सामने 2 विकल्प मौजूद थे। पहला था ब्रिटेन और इटली और जापान का साझा यानी GCAP। ये टेम्पेस्ट है, ये एक प्रोग्राम है, इसे भारत ज्वाइन कर सकता था। उसके अलावा फ्रांस जर्मनी का FCAS प्रोग्राम, इसे जो भारत ज्वाइन कर सकता था। तो यहाँ पर वर्तमान में भारत ने जो रुख किया है वो FCAS की तरफ किया है। जून 2026 में जर्मनी परमाणु सक्षम कैरियर फाइटर जैसी जरूरतों पर असहमति के चलते FCAS प्रोजेक्ट से अलग हो गया है, जिसके बाद फ्रांस ने भारत जैसे नए साझेदारों के लिए दरवाजे खोल दिए हैं। यानी जो परमाणु सक्षम जो कैरियर जो फाइटर जेट है उस उनकी ज़रूरतों को लेकर के यहाँ पर जर्मनी दूर हो चुका है, तो भारत के पास चांस है कि भारत यहाँ पर जो FCAS है उसे यहाँ पर ज्वाइन कर सकता है और FCAS फाइटर जेट को जर्मनी के जो फ्रांस है उसके साथ मिलकर के बना सकता है। इसके साथ ही भारत ने GCAP के बजाय FCAS को चुना, क्योंकि भारत और फ्रांस को कैरियर आधारित विमान और हवाई जो परमाणु प्रतिरोधक क्षमता है उसकी साझा जरूरत है, जो जर्मनी के पास वर्तमान में मौजूद नहीं है। फिलहाल यह पहल बेहद शुरुआती चरण में है। अभी तक कोई औपचारिक समझौता, बंटवारे का फॉर्मूला या फिर समय सीमा यहाँ पर तय नहीं की गई है। और इसी बीच भारत का अपना स्वदेशी 5वीं पीढ़ी का जो लड़ाकू विमान है, एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट AMCA, यहाँ पर विकास के दौर में है। 2035 तक वायुसेना में शामिल होने का यहाँ पर लक्ष्य रखा गया है और चीन इस मामले में आगे निकल चुका है। उसके पास पहले से J-20, J-35 जैसे 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट हैं और J-36 और J-50 नाम के 2 संभावित 6वीं पीढ़ी के विमानों को अभी टेस्ट फ्लाइट शुरू हो चुकी है। यानी यहाँ पर दुनिया के देश हैं वो 6वीं पीढ़ी के फाइटर जेट बनाने पर लगे हुए हैं, लेकिन चीन ने 6वीं पीढ़ी का फाइटर जेट बना भी लिया और उनकी टेस्ट फ्लाइट भी शुरू हो चुकी है। तो इस प्रकार से अगर वर्तमान में जो भारत को ये जो मिला है, ऑफर मिला है, उस ऑफर को अगर भारत एक्सेप्ट करता है तो भारत को वर्तमान में तो बहुत फायदा होगा, लेकिन फ्यूचर में इसका रखरखाव को लेकर के समस्याएं हो सकती हैं और इसके साथ ही साथ जियोपॉलिटिकल जो टेंशन है, तनाव है, वो भारत को देखने को मिल सकते हैं। वर्तमान में जियोपॉलिटिकल टॉप पर चल रहा है क्योंकि भारत पर अमेरिका के द्वारा भारत चीन पर 100% तक टैरिफ लगाया गया है और इसी वजह से भारत को और अधिक दबाव का सामना करना पड़ रहा है और भारत इसी वजह से यहाँ पर खास तौर पर रूस का जो सुकोई है 57 उसको लेकर के इस पर कोई जवाब नहीं दे पा रहा है कि वो Su-57 है उसे खरीदेगा या नहीं खरीदेगा। इसको लेकर भारत ने अभी कोई डिक्लेरेशन यहाँ पर नहीं दिया है। तो यहाँ पर अगर भारत इसे खरीदता है तो भारत को R-77 जो एयर टू एयर मिसाइल है वो भी मिल जाएगी, जो काफ़ी 200 किलोमीटर लंबी दूरी तक मारक क्षमता रखती है। तो यहाँ पर अगर भारत इसे स्वीकार करता है तो भारत को बहुत बड़ा फायदा होगा और वर्तमान की ज़रूरतों के हिसाब से भारत को ज़रूरत है कि भारत के पास एक 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट होना चाहिए। दोस्तों ये थी खबर जिसको आज के इस वीडियो में समझा। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसी वीडियोस के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी नए और महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।